अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर राबिया एंड आज के लेक्चर में हम लोग ब्लड वेसल्स और एनास्टोमोसिस पढ़ेंगे। कल हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम शुरू किया था, जिसमें हमने हार्ट पढ़ा था, ग्रेटर एंड लेसर सर्कुलेशंस पढ़ी थी। आज जो हम उसका कंटिन्यू करेंगे ब्लड वेसल्स से। ब्लड वेसल्स हमें पता था कि ये हमारे पास पाइपलाइंस थी। ये वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट या ब्लड जो है वो ट्रैवल करता है फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द टिश्यू। और अगेन उसी तरह से वही ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लड को टिश्यूज से रिटर्न करती हैं बैक टू द हार्ट। सो हम इन पूरे ब्लड वेस्कुलर नेटवर्क को जो है वो 3 मेजर कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो ब्लड को कैरी करता है अवे फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ब्लड लेकर जाने वाली जितनी भी वेसल्स होंगी टूवर्ड्स द टिश्यू, उनको हम आर्टरीज बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड वेन्स वो होंगी जो टिश्यू से वापस ब्लड को रिटर्न करेंगी इनटू द हार्ट। और कैपिलरीज वो सिंगल वॉल्ड वेसल्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द टिश्यू एंड द ब्लड वेसल्स काम करती हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो मोस्टली 3 कंसेंट्रिक कोट से मिलकर बनी हुई होती हैं। 3 वॉल्स होती हैं ब्लड वेसल्स के अराउंड। दीज आर नेम्ड एज ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इनर मोस्ट कोट जो है उसको हम ट्यूनिका इंटीमिया बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर फर्दर 2 लेयर्स होती हैं। इस इनर मोस्ट कोट के अंदर सबसे बाहर वाली जो कि ल्यूमन को फेस कर रही होती है उसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। ये हमारे पास एंडोथेलियम हो गई। एंडोथेलियम के ऊपर हमारे पास थिन लेयर होती है। एंडोथेलियम के ऊपर हमारे पास एक थिन लेयर होती है जिस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, उसको हम सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे इनर मोस्ट लेयर हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने इस डायग्राम के अंदर ये हमारे पास आर्टरीज़ का लेयर्स हैं, आर्टरीज़ की वेसल की लेयर्स हैं, और ये हमारे पास वेन्स की वेसल्स की लेयर हैं। सबसे बाहर अभी हमने सबसे अंदर वाली पढ़ी है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई होती है, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं। इस एंडोथेलियम के ऊपर थिन लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसके मिडल वाली लेयर को हम ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। ये ट्यूनिका मीडिया जो है वो कंपोज्ड ऑफ होती है स्मूथ मसल सेल से, और ये मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो सर्कुलर अरेंजमेंट में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ब्लड वेसल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि मसल के साथ साथ कितना कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होंगे बिटवीन द स्मूथ मसल सेल्स। हम मसल सेल को जो है वो डिटेल में पढ़कर आए थे स्मूथ मसल सेल को मसल्स के चैप्टर के अंदर। आप वहाँ से भी जो है वो इसको रिवाइज कर सकते हैं कि किस तरह से मसल फाइबर्स के अंदर कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स की क्वांटिटी वेरी कर सकती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कोट जो है ट्यूनिका मीडिया से बाहर की जो कोट होगी उसको हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया बोलेंगे। आउटर मोस्ट कोट लेयर होती है, ठीक है, और ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स से मिलकर बनी हुई होती है। बट यहाँ पर जो फाइबर्स की अरेंजमेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मेनली रन कर रहे होते हैं। ये भाई हमने जो है ना वो नॉर्मल ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा। सबसे अंदर ट्यूनिका इंटीमिया थी, ठीक है, जो एंडोथेलियम से मिलकर बनी हुई थी। उसके बाहर थिन कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट थी, और उसके बाहर मज़ीद हमारे पास स्मूथ मसल्स की जो है वो लेयर थी। स्मूथ मसल में कोलेजन और इलास्टिक फाइबर का कंटेंट जो है वो वेरी कर सकता है। इसकी कंसंट्रेशन या क्वांटिटी वेरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ब्लड वेसल। और उसके बाहर अगेन हमारे पास एक एडवेंटिशिया थी जो कि मिलकर बनी हुई थी इलास्टिक एंड कोलेजन फाइबर से। सेम केस हमारे पास यहाँ पर है, सिर्फ आपकी जो है वो इनर में एंडोथेलियम जो है वो एक स्पेशलाइज्ड उसकी थिकनिंग होना शुरू हो जाती है और वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम वेल्व बोलते हैं। ये भी हम वेन्स में पढ़ भी लेंगे।
नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। दो तरह की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम ब्लड वेसल्स को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, नेम्ड एज आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स। आर्टरीज़ को हम इफरेंट वेसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये वो वेसल्स होती हैं जो ब्लड को लेकर जाती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज इफरेंट वेसल्स। ऑन देयर वे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडीज, आर्टरीज ब्रांच इन ट्री लाइक मैनर, ब्रांचेस प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन डायमीटर। एक ट्री के मैनर में जो है वो आर्टरीज से ब्रांचेस निकलती रहती हैं, और जो ब्रांच निकलती है उसका डायमीटर मेन आर्टरी के डायमीटर से छोटा होता रहता है। आर्टरीज को हम मेजर 2 क्लासेस के अंदर कैटेगराइज करते हैं, दीज आर इलास्टिक आर्टरीज एंड मस्कुलर आर्टरीज। नाम से हमें पता चल रहा है इलास्टिक आर्टरीज वो आर्टरीज होंगी जिनके मिडल कोट में, यानी मिडल लेयर जो कि मसल फाइबर्स से मिलकर बनी हुई थी, उस मसल फाइबर के अंदर हमने इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स पढ़े थे। उस मसल कोट के अंदर मसल के साथ साथ जो है वो जो इलास्टिक फ़ाइबर्स होंगे उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और जो स्मूथ मसल के फ़ाइबर्स होंगे उनकी क्वांटिटी जो होगी वो वेरी लो होगी। सो मिडल कोट की बात हो रही है कि मिडल कोट के अंदर मसल्स, स्मूथ मसल्स की क्वांटिटी कम होगी और इलास्टिक फ़ाइबर्स जो हैं उनकी ज़्यादा होगी, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज इलास्टिक आर्टरीज़। अब ये वो आर्टरीज़ हैं जिनका जो ल्यूमन का जो है वो ल्यूमन बड़ी होती है, डायमीटर ज़्यादा होता है, उनका लार्ज कैलिबर होता है, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज लार्ज आर्टरीज। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें इलास्टिक आर्टरीज की, तो इसमें हमारे पास एओर्टा आता है, पल्मोनरी ट्रंक आता है, और जो मेजर आर्टरीज मेजर ब्रांचेस हैं इन मेन आर्टरीज की, जैसे कि एओर्टा की जो मेन ब्रांचेस हैं वो लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी है, कॉमन इलेइक आर्टरी है, दीज आर द मेन आर्टरीज ऑफ द एओर्टा। तो जो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक की मेन आर्टरीज़ होंगी वो भी इलास्टिक आर्टरीज़ होंगी, और एओर्टा पल्मोनरी ट्रंक इटसेल्फ इलास्टिक आर्टरीज़ की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज़ मस्कुलर आर्टरी। मस्कुलर आर्टरीज़ वो आर्टरीज़ होंगी जिनका ट्यूनिका मीडिया जो है वो स्मूथ मसल सेल्स से मिलकर बना हुआ होगा मेनली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर इलास्टिक और कोलेजन फाइबर्स नहीं होंगे, लेकिन जो हायर क्वांटिटी होगी वो स्मूथ मसल सेल्स की होगी, दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड एज मस्कुलर आर्टरीज़। ये मीडियम साइज्ड आर्टरीज़ होती हैं, मोस्टली इसके अंदर जो है वो आर्टरीज़ होती हैं इस क्लास के अंदर जो कि नेम्ड आर्टरीज़ हैं, जो एक रीजन की मेजर आर्टरीज़ होती हैं वो मस्कुलर आर्टरीज़ होती हैं। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल में एक्सिलरी आर्टरी, अपर लिम्ब में एक्सिलरी आर्टरी जो एक्सिला के रीजन को सप्लाई करेगी, ब्रेकियल आर्टरी जो बाजू के रीजन को सप्लाई करेगी, रेडियल अल्नर आर्टरीज़ अगेन उसी तरह से आपके मेजर बॉडी के जो अपर लिम्ब के जो मेजर रीजन्स हैं उनको सप्लाई करी होती हैं। सो इसलिए हमने कहा था कि नेम्ड आर्टरीज़ ऑफ द बॉडी बिलोंग टू दिस ग्रुप। अपर लिम्ब की मेन आर्टरीज देख ली हमने। फिर लोअर लिम्ब में अगर हम देखें तो फेमरल आर्टरी आती है, पोप्लीटियल आर्टरी, इंटीरियर टीबियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर टीबियल आर्टरीज ऑफ द लोअर लिम्ब। ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं मस्कुलर आर्टरीज की। सो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में हमने आर्टरीज देखा, आर्टरीज के अंदर हमने मज़ीद 2 सब डिवीजन्स पढ़ ली, नेम्ड एज इलास्टिक आर्टरीज एंड मस्कुलर आर्टरीज। आर्टरी जब डिवाइड होती है तो वो स्मॉलर आर्टरीज़ के अंदर जो है वो डिवाइड होती है, जिसको हम आर्टीरियोल्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम स्मॉल आर्टरीज़ भी बोलते हैं, एंड दे कॉन्स्टिट्यूट अ वेरी इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। क्यों इम्पॉर्टेंट सर्कुलेटरी सिस्टम है ये? बिकॉज दे फॉर्म द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू फ्लो दैट रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर। ये आर्टीरियोल्स जो हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करती हैं, और इस पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से जो ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन है वो होती है, यानी आर्टरीज़ जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट या डायलेट करती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट किया जाता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इन आर्टीरियोल्स का डायमीटर जो है वो 0.2 to 0.4 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। आर्टीरियोल्स के अंदर जो इनर मोस्ट कोट होता है वो अगेन उसी तरह से एंडोथेलियम से मिलकर बनी होती है, और उसके बाहर थिन लेयर होती है कनेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इसकी जो मस्कुलर कोट है
उसका डिफरेंस आता है। जो लार्ज आर्टेरियोल्स का मस्कुलर कोट होगा उसके अंदर 2 लेयर्स होंगी सर्कुलरली अरेंज्ड स्मूथ मसल फाइबर्स की, और जो स्मॉल आर्टेरियोल्स होंगी उनके अंदर सिर्फ एक लेयर होगी स्मूथ मसल्स की इन द मिडल कोट ऑफ देयर वॉल। आर्टेरियोल्स ब्रांच इनटू स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड द मेटा आर्टेरियोल्स। अब आर्टरी से मजीद डिवीजन आई, आर्टेरियोल मजीद स्मॉलर डिवीजन के अंदर गए जिसको हम मेटा आर्टेरियोल्स बोलते हैं। These are surrounded by the discontinuous layer of the smooth muscle cells. मेटा आर्टेरियोल्स के अंदर जो मसल की लेयर है, जो मिडल कोट है, वो डिसकंटिन्यूस लेयर होगी। मेटा आर्टेरियोल्स मजीद डिवाइड होंगी इनटू द कैपिलरीज। मेटा आर्टेरियोल का वो पॉइंट जहाँ पे वो डिवाइड होके कैपिलरी के अंदर जाता है, उसके पास उस पॉइंट के ऊपर एक रिंग होती है स्मूथ मसल सेल्स की। उस रिंग को हम क्या बोलते हैं? प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। दिस प्री कैपिलरी स्फिंक्टर जो है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है, यानी ये एक तरह से गेट है कैपिलरीज का। ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर जो है वो गेट बंद हो जाएगा और ब्लड फ्लो जो है फ्रॉम मेटा कैपिलरीज इनटू द कैपिलरीज बंद हो जाएगा। और जब ये स्फिंक्टर खुला हुआ होगा, ठीक है, यानी रिलैक्स्ड होंगे स्मूथ मसल फाइबर्स ऑफ द स्फिंक्टर, तो फिर ये खुला हुआ होगा और इस तरह से ब्लड जो है वो इजीली फ्लो करता रहेगा बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स। द नैरो ल्यूमेन बिटवीन द रिलेटिवली thick muscular walls enable the arterioles to dilate or constrict to a considerable extent. जो arterioles हैं उनका ल्यूमन नैरो होता है और उनके जो वेसल्स की वॉल का मस्कुलेचर है वो थिक मस्कुलेचर होता है। सो दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स एनेबल द आर्टेरियोल्स टू डायलेट एंड कंस्ट्रक्ट टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, और इसी कंस्ट्रक्शन और डायलेशन की प्रॉपर्टी की वजह से दे हेल्प टू रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज जो हैं वो क्या होती हैं? माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती हैं और ये जो मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं, ये आर्टीरियल और वीनस सिस्टम को कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। अभी हम देख कर आए कि आर्टरीज मेजर आर्टरीज थी, जिसमें सबसे पहले इलास्टिक आर्टरी थी। वो इलास्टिक आर्टरी स्मॉलर आर्टरी के अंदर डिवाइड हुई, जिसको हमने मस्कुलर आर्टरी बोला। मस्कुलर आर्टरी आर्टीरियोल्स के अंदर, आर्टीरियोल्स लार्जर आर्टीरियोल्स, स्मॉलर आर्टीरियोल्स, ये स्मॉलर आर्टीरियोल्स डिवाइड हुई मेटा आर्टीरियोल्स के अंदर, मेटा डिवाइड हुई कैपिलरीज के अंदर। और इसी तरह से जब हम वेन्स में पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी किस किस तरह से किया। सो अभी हम कैपिलरीज पढ़ रहे हैं, तो कैपिलरीज क्या करती हैं? आर्टीरियल एंड वीनस सिस्टम को कनेक्ट करती हैं। इनका डायमीटर जो है वो क्या होता है कि 7 to 9 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है और इनकी लेंथ 0.75 मिलीमीटर होती है। ये कैपिलरीज बॉडी के हर पार्ट के अंदर होती हैं। माइक्रोस्कोपिकली कैपिलरीज को देखा गया है कि दीज आर ओनली डेलिकेट एंडोथेलियल ट्यूब्स, यानी सिंगल वॉल्ड होती हैं कैपिलरीज की वेसल्स। एक ही लेयर होती है एंडोथेलियल लेयर। एंडोथेलियल लेयर के बाहर हमारे पास थिन लेयर होती है, कोलेजन एंड रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंट होती है, यानी इतना सा गैप है या उसकी वॉल, कैपिलरी की वॉल इतनी थिन होती है। और ये थिन की होती है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करना होता है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। दैट्स वाई कैपिलरी के लेवल पर एक्सचेंज हो रहा होता है, क्योंकि उसकी ब्लड वेसल्स की जो है वो ब्लड वेसल्स की थिकनेस जो है वो बहुत थोड़ी होती है, सिंगल वॉल्ड होती है, या उसके बाहर एक छोटी सी कोलेजन की और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स की एक लेयर होती है। कैपिलरी नेटवर्क सर्व्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। अब ये पूरी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं ब्लड वेसल्स के। ये हमें यहाँ पर दिखाया हुआ है लार्ज आर्टरी, इलास्टिक आर्टरी का, ठीक है। स्ट्रक्चर ट्यूनिका एक्सटर्ना है, यानी एडवेंटिशिया है, मीडिया है और इंटरना है। इलास्टिक जो कि मिलकर बनी हुई है एंडोथेलियम से। उसके बाद मस्कुलर है। मस्कुलर में भी आप देख सकते हो कि इसका ल्यूमेन कितना बड़ा है और इसका ल्यूमेन छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे ये आर्टीरियोल के अंदर जा रही हैं वैसे वैसे इसका डायमीटर जो है या ओपनिंग जो है वो स्मॉलर होती जा रही है। ये लार्ज वेन है और ये लार्ज आपकी आर्टरी है। अगेन इसमें भी उसी तरह से इनर मोस्ट एंडोथेलियम होगी, फिर ट्यूनिका इंटीमिया, इंटरना, मीडिया और एक्सटर्ना, और इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो। और ये देखेंगे आपकी जो है वो कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज की अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। कैपिलरीज 3 तरह की होती हैं: कंटिन्यूस कैपिलरीज, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज एंड साइनोसॉइड कैपिलरीज। कंटिन्यूस कैपिलरीज का डायमीटर जो है वो 7 to 9 माइक्रोमीटर होता है।
इन कैपिलरीज के अंदर नाम से पता चल रहा है कंटिन्यूस हैं, तो कोई पोर्स नहीं होंगे, गैप्स नहीं होंगे या डिसकंटिन्यूस नहीं होंगे। कंटिन्यू है एक वॉल प्रॉपरली थ्रू आउट फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू द इंसर्शन या स्टार्ट टू द एंडिंग पॉइंट, वो कंटिन्यू ही रही है। बॉडी के अंदर जो मोस्ट ऑफ द कैपिलरीज होती हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो मसल्स के अंदर जो कैपिलरीज होंगी, लंग्स और ब्रेन के अंदर जो होंगी वो कंटिन्यूस होगी। नेक्स्ट इज फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। इन कैपिलरीज का डायमीटर जो है वो जैसे कंटिन्यूस कैपिलरीज का था सेम है, बट इनकी वॉल्स के अंदर क्या होंगे, सर्कुलर पोर्स होंगे इन द लाइनिंग एंडोथेलियम सेल्स। एंडोथेलियल सेल्स के अंदर पोर होंगे और इन पोर्स का जो डायमीटर होगा या ओपनिंग जो होगी वो 60 to 80 नैनोमीटर होगी, और ये उन जगहों पर होंगी कैपिलरीज जहाँ पर रैपिड एक्सचेंज होना चाहिए बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज़। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या होना है कि जो भी एब्जॉर्ब्ड फूड है उसने एब्जॉर्ब होके ब्लड के अंदर जाना है। एंडोक्राइन ग्लैंड में भी इसी तरह से जो सिक्रेशंस होंगी वो ब्लड के अंदर पोर की जाएंगी। किडनीज के अंदर भी फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होता है, तो ग्रेटर एक्सचेंज होता है। यू कैन सी हियर दिस इज़ द कंटिन्यूस लेयर ऑफ द कैपिलरी, सिंगल सेल्ड है और उसके ऊपर जो है वो हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, जो हम पढ़ कर आए थे कि एक तो एंडोथेलियल की लेयर है और उसके बाहर एक छोटी सी थिन लेयर होती है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू की या कोलेजन के फाइबर्स की, तो ये वो लेयर है। उसके बाद हमने पढ़ा फेनेस्ट्रेटेड टाइप। हमने इसमें पढ़ा था कि इसकी जो एंडोथेलियल लेयर है उसके अंदर पोर्स होते हैं। ये पोर्स जो हैं ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं रैपिड एक्सचेंज बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द ब्लड। उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट कैटेगरी साइनोसॉइडल कैपिलरीज। इनका डायमीटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द कंटिन्यूस या फेनेस्ट्रेटेड। फॉर एग्जांपल 30 to 40 माइक्रोमीटर दिया हुआ। इनकी वॉल्स जो होती हैं वो इरेगुलर होती हैं, टॉर्शियस होती हैं, और इंटरसेलुलर गैप्स एग्जिस्ट बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स के जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके बीच में गैप होता है। कंटिन्यूसली एक सेल दूसरे सेल के साथ नहीं जुड़ा हुआ होता, एक सेल और दूसरे सेल के बीच में गैप होता है, और इसी तरह से दूसरे सेल और तीसरे सेल के बीच में गैप होता है। इस तरह से जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनके बीच में गैप आता रहेगा। लाइनिंग एंडोथेलियम सेल्स शोज द पोर्स। फेगोसाइटोटिक सेल मे बी फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द साइनोसाइड्स। जो हमारे पास साइनोसॉइड्स के वॉल्स के बीच में गैप हैं उन गैप्स के बीच में फेगोसाइटोटिक सेल्स हो सकते हैं। साइनोसॉइडल कैपिलरीज कहाँ पे होती हैं, लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर, बोन मैरो के अंदर एंड सुप्रारीनल ग्लैंड का मेड्यूलरी पार्ट जो है उसके अंदर साइनोसॉइडल टाइप की कैटेगरीज होती हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एंडोथेलियल सेल्स के बीच में जो है वो हमें गैप नज़र आ रहा है, और उसके ऊपर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके बीच में भी जो है वो हमारे पास क्या है, पोरस हैं। कि अब हमारे पास इस तरह की जो कैपिलरीज होती हैं वो बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर वगैरह के अंदर होती हैं। नेक्स्ट इज़ वेन्यूल्स। कैपिलरीज से ब्लड जो है वो ड्रेन किया जाता है वेन्यूल्स के अंदर, विच इज़ अ स्ट्रक्चर जो कि कैपिलरीज के बाद आएगा। Two or more of the capillaries converge and join together to form the post capillary venules. कैपिलरीज के बाद जब दो या दो से ज़्यादा कैपिलरीज मिलेंगी तो कैपिलरीज से बड़ा स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स का। ये वेन्यूल्स का डायमीटर कितना होगा, 30 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा, और इसके अंदर एंडोथेलियम और थिन ट्यूनिका एडवेंटिशिया होना शुरू हो जाएगी। पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड। अगेन जिस तरह से कैपिलरीज काम करती हैं उसी तरह से पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स भी काम करेंगे। इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन, जब बॉडी जो है वो किसी भी थ्रेट के अंदर होगी तो ये पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स अलाउ द वाटर सोल्यूट्स एंड ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स विच इज़ द आर्मी ऑफ द बॉडी, टू मूव आउट इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस. These post-capillary venules join together to form the muscular venules, which contain the smooth muscles in the tunica media. These muscular venules converge and join to form the collecting venules, which drain the blood into the venule. Capillaries पढ़ी, आर्टरीज हम पढ़ा, कैपिलरीज तक हमने पढ़ लिया था. कैपिलरीज मिलकर पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स बनाएंगी. ये पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स मिलकर मस्कुलर वेन्यूल्स बनाएंगी. मस्क्यूलर वेन्यूल्स मिलकर कलेक्टिंग वेन्यूल्स बनाएंगी और जो ब्लड को ड्रेन करेंगे इनटू द वेन्स. Smaller veins joining to form a larger vein called the tributaries of that vein.
अब उस वेन की जो स्मॉलर वेसल्स होंगी वो मिलकर जब एक बड़ी वेन बना देंगी, तो फिर हम उन स्मॉलर वेन्स को क्या बोलेंगे, ट्राइब्यूटरीज ऑफ दैट वेन. वेन्स जनरली हैव द लार्जर ल्यूमेन बट द थिनर वॉल्स दैन दोज ऑफ द अकम्पनिंग आर्टरीज. यानी अगर हम रेडियल आर्टरी को रेडियल वेन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो वेन का ल्यूमेन यानी ओपनिंग या जो उसका डायमीटर है वो ज़्यादा होगा. जैसे हम बिल्कुल पहली एग्जांपल के अंदर देख कर आए थे कि वेन का जो है वो अंदर से जो ल्यूमेन था वो बड़ा था, और वेन की जो वॉल्स होंगी वो थिन होंगी एज़ कम्पेयर टू द सेम आर्टरी. Veins have a considerable less smooth muscles cells and elastic fibers in their walls, but they contain more collagen fibers. Veins की composition बताई गई है कि उनके अंदर smooth muscle जो होगा वो कम होगा, और जो elastic fibers हैं वो भी कम होंगे, but they contain more of the collagen fibers. They can distend considerably to adapt to variation in the volume and the pressure of the blood passing through them. इनके अंदर distending ability ज़्यादा होती है, यानी खुलने की, extension की. Many of the veins, particularly of the limbs, contain the valves that permit the unidirectional blood flow. वेन्स के अंदर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वेल्व बोलते हैं. वो वेल्व जो है बेसिकली जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोथेलियल, उसी की स्पेशलाइज्ड थिकनिंग होना शुरू हो जाती है और वो एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम वेल्व बोलते हैं. ये वेल्व जो है वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं यूनिडायरेक्शनल ब्लड फ्लो को. पर्टिकुलरली ये लिम्स के अंदर बात हो रही है. स्मॉल वेन्स के अंदर वेल्व्स नहीं होते, और जो ग्रेटर मस्कुलर वेन्स होती हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होती हैं वेल्व्स, क्योंकि इन्होंने यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराना होता है. यूजुअली जो वेल्व होता है उसके अंदर 2 कस्प्स होते हैं. हम वेन्स को क्लासीफाई करते हैं 3 क्लासेस के अंदर: स्मॉल वेन्स, मीडियम साइज्ड वेन्स एंड लार्ज वेन्स. स्मॉल वेन्स जो होती हैं मोस्टली वो वेन्स होती हैं जिनको हम कोई नाम नहीं देते. मीडियम साइज्ड वेन्स जो होती हैं इनके अंदर मोस्टली जो नेम्ड वेन्स हैं, जैसे हम रीजन के अंदर पढ़ कर आए थे, वो वाली वेन्स आती हैं. और लार्ज वेन्स जो हैं वो इंक्लूड करती हैं, यानी इसके अंदर मीडियम साइज्ड वेन के अंदर हमारे पास अल्नर वेन आ जाएगी, रेडियल वेन आ जाएगी अपर लिम्ब में से, और इसी तरह से लोअर लिम्ब में से भी इसी तरह से वेन्स आ जाएंगी जो उस रीजन की नेम वेन्स होंगी. लार्ज वेन्स के अंदर हमारे पास सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा एंड पोर्टल वेन आ जाती है. अब हम बात करते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स की. इसमें हमारे पास सबसे पहले आती है कंडक्टिंग वेसल्स. कंडक्टिंग वेसल्स वो वाली वेसल्स, इस क्लास के अंदर वो वेसल्स आती हैं जो कि लार्ज आर्टरीज होती हैं. फॉर एग्जांपल एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक से निकलने वाली आर्टरीज, और इसी तरह से इसकी मेन ब्रांचेस जो हम इलास्टिक आर्टरीज के अंदर पढ़ कर आए थे. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स. डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स जो होती हैं इसके अंदर मोस्टली जो मस्कुलर आर्टरीज होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल ऑर्गन के अंदर जाती है, और फिर वहाँ पर ऑर्गन के अंदर जाने के बाद डिवाइड हो जाती है इनटू द ब्रांचेस विद इन इट्स ऑर्गन. यानी अगर वो लीवर के अंदर गई है तो लीवर की जो मेन आर्टरी होगी वो डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कहलाएगी. इसके साथ साथ इसके बाद हमारे पास आती हैं रेजिस्टेंस वेसल्स. दिस ग्रुप इंक्लूड्स द आर्टीरियोल्स. क्योंकि इन आर्टीरियोल्स का ल्यूमेन छोटा होता है और उनकी जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, दैट्स वाई दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग द पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो. और यही पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करती है. नेक्स्ट इज एक्सचेंज वेसल्स. एक्सचेंज वेसल्स वो होती हैं, नाम से हमें पता चल रहा है, जो एक्सचेंज में जो है ना वो अपना रोल प्ले करेंगी. Walls of these vessels allow the exchange of substances and the defensive cells between the cell and the intercellular fluid. इसके अंदर कैपिलरीज आ जाएंगी, कंटिन्यूस कैपिलरीज, साइनोसॉइडल कैपिलरीज एंड द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स वगैरह भी एक्सचेंज के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि हमने उसके अंदर पढ़ा था कि ये भी क्या करती हैं, एक्सचेंज कराती हैं. नेक्स्ट इज रिजर्वायर वेसल्स. इसको हम कैपेसिटेंस वेसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं. अच्छा, इसके अंदर इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं रिजर्वायर वेसल्स की? लार्ज वेन्यूल्स वगैरह और सारी जितनी भी टाइप्स की वेन्स हैं वो आ जाती हैं.
ब्लड वेसल्स हमारा एंड हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस क्या है कि जंक्शन है, ये यूनियन है बिटवीन द टू ऑफ द स्ट्रक्चर्स इज टर्म्ड एज। सिंपलेस्ट क्या है कि दो स्ट्रक्चर्स के बीच में जो यूनियन होगा, कनेक्शन होगा, उसको हम पर्टिकुलरली अबाउट द वेस्कुलर स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं एनास्टोमोसिस। सो इट इज़ अ यूनियन बिटवीन द डिस्टल एंड्स ऑफ द ब्लड वेसल्स परमिटिंग द फ्री कम्युनिकेशन बिटवीन द आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स। ये कनेक्शन बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स आर्टरीज के बीच में भी हो सकता है, दोनों आर्टरीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकती हैं, वेन्स के बीच में भी हो सकता है, या बिटवीन द आर्टीरियोल्स एंड वेन्यूल्स के बीच में भी हो सकता है। Anastomosis serve to equalize the pressure differences and provide the alternative routes of the blood flow. Alternative route of a blood flow to a body part through an anastomosis is termed as collateral direction। यानी एक ही स्ट्रक्चर को एक से ज़्यादा एक तो सप्लाई कर रहा है, इसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर भी किसी और पाथवे के थ्रू भी ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाएगा। सो ऐसी सर्कुलेशन जिसमें दो डिफरेंट पाथवेज के थ्रू, दो डिफरेंट रूट्स के थ्रू एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई किया जाएगा, उस सर्कुलेशन को हम कोलेट्रल सर्कुलेशन बोलते हैं। आर्टीरियल एनास्टोमोसिस की अगर हम बात करें तो आर्टीरियल एनास्टोमोसिस जो है वो दो तरह के होते हैं, या तो एक्चुअल एनास्टोमोसिस होगा या फिर पोटेंशियल एनास्टोमोसिस होगा। एक्चुअल मीन्स एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा होगा। आर्टरीज एनास्टोमोस विद ईच अदर एट द प्री आर्टीरियल लेवल। प्री आर्टीरियल लेवल से पहले ही या उस लेवल के ऊपर जो है वो हमारे पास आर्टरीज के बीच में जो कनेक्शन होगा उसको हम आर्टीरियल एनास्टोमोसिस बोलेंगे। ये एंड टू एंड एनास्टोमोसिस हो सकता है, या कन्वर्जेंस एनास्टोमोसिस हो सकता है, या ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस हो सकता है। एंड टू एंड एनास्टोमोसिस वो होगा जिसमें दो आर्टरीज जो होंगी वो एंड टू एंड कनेक्ट करी होंगी। एक आर्टरी का एंड और दूसरी आर्टरी का एंड जो है वो एक कॉमन पॉइंट के ऊपर ओपन हो रहा होगा, एंड सच टाइप ऑफ एनास्टोमोसिस विल बी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। एग्जाम्पल इसकी क्या है, राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरीज जो है वो हमारे पास एंड टू एंड एनास्टोमोसिस होगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। ये मुझे कोई इसकी क्लियर पिक्चर नहीं मिली थी। ये ब्लू कलर जो है वो वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट अगर यहाँ पे ही रेड कलर की इस तरह से लाइन होती तो दो आर्टरीज के एंड के बीच में जो है वो कनेक्शन बन रहा है, तो दिस विल बी द एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। नेक्स्ट इज एनास्टोमोसिस बाय कन्वर्जेंस। जब दो आर्टरीज कन्वर्ज करेंगी और यूनाइट होंगी विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल आर्टरी, सच टाइप ऑफ एनास्टोमोसिस विल बी द कन्वर्जेंस एनास्टोमोसिस। इसके एग्जाम्पल क्या है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी और लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी ज्वाइन करती हैं एक आर्टरी बनाने के लिए, नेम्ड एज बेसिलर आर्टरी। ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस ये क्या होती हैं, शॉर्ट आर्टीरियल वेजल्स जो कि लिंक करती हैं टू लार्जर आर्टरीज को ट्रांसवर्सली। ठीक है, यानी दो आर्टरीज को जब ट्रांसवर्सली वेसल के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा तो सच विल बी द ट्रांसवर्स एनास्टोमोसिस। इसके एग्जाम्पल क्या है, अल्नर एंड रेडियल आर्टरीज एट द रिस्ट जॉइंट। ये कुछ एनास्टोमोसिस है। ये आर्टीरियो वेनस का है क्योंकि ब्लू और रेड से जो है वो उन्होंने दिखाया गया। अभी हम सिर्फ आर्टीरियल एनास्टोमोसिस की बात करें तो दो आर्टरी के बीच में जो होगा वो हमारे पास, यानी दोनों रेड कलर की लाइंस होंगी। एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, दोनों आर्टरीज का एंड, साइड ऑफ एन आर्टरी टू द एंड ऑफ द आर्टरी। ठीक है, कि एक आर्टरी की साइड होगी और दूसरी आर्टरी का एंड होगा। अगेन उसी तरह से साइड टू साइड के दोनों आर्टरीज का साइड टू साइड कनेक्शन होगा। नेक्स्ट इज पोटेंशियल आर्टीरियल एनास्टोमोसिस। ये वो एनास्टोमोसिस होगा जो कि किस लेवल पर होगा, टर्मिनल आर्टीरियोल्स के लेवल पर होगा। इसके अंदर नॉर्मल हालात में, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर इस एनास्टोमोसिस के अंदर से ब्लड फ्लो नहीं कर रहा होता, बट अगर किसी एक रूट में किसी किस्म की डिस्टर्बेंस आ जाए तो फिर सच टाइप ऑफ एनास्टोमोसिस जो है वो अलाउ करते हैं टू ब्लड द पास थ्रू, और इस तरह से ये कोलेट्रल ब्लड सप्लाई जो है वो अलाउ करती है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। यानी इस कोलेट्रल रूट के थ्रू जो है वो ब्लड जो है वो सप्लाई किया जाता है टू दैट ऑर्गन या पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर ग्रेजुअल ओक्लूजन है किसी भी एक आर्टरी की जो कि एनास्टोमोसिस में इन्वॉल्व है, तो फिर दूसरा जो रूट होगा वहाँ से जो होगा वो एनास्टोमोसिस डायलेट कर जाएगा, उनका ल्यूमन भर जाएगा, वहाँ से ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से कोलेट्रल सप्लाई आ जाएगी उस ऑर्गन को जो कि ओक्लूडेड आर्टरी को सप्लाई कर रहे थे। यानी एक आर्टरी थी, उस पर ब्लड आना बंद हो गया,
इस ऑर्गन को जो ये ओक्लूडेड आर्टरी सप्लाई कर रही थी उसको कोलेट्रल सप्लाई भी कर रही थी, एक और रूट के थ्रू भी ब्लड सप्लाई हो रहा था जो नॉर्मली नहीं हो रहा था। जब देखा कि ये मेन आर्टरी एनास्टोमोसिस में से एक आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो गई है, तो फिर दूसरे रूट से जो है ब्लड सप्लाई होना शुरू हो गया। अब अगर ओक्लूजन जो है वो मेन आर्टरी के अंदर है और सडन है, तो फिर ये जो आर्टीरियल चैनल्स हैं इनमें से कोलेट्रल ब्लड सप्लाई नहीं होगी और इसके रिजल्ट में जब उस स्ट्रक्चर को ब्लड नहीं मिलेगा तो फिर वो नेक्रोसिस में चला जाएगा, सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी। इसकी एग्जांपल क्या है कि ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनास्टोमोसिस। नेक्स्ट इज एंड आर्टरीज, कि कुछ आर्टरीज होती हैं जो एनास्टोमोस नहीं करती बल्कि वो क्या करती हैं, एक बिल्कुल एंड बना देती हैं, और दीज कॉन्स्टिट्यूट द सोल सोर्स ऑफ द ब्लड टू द एरियाज दे सप्लाई। और ये वाहिद उस ऑर्गन का वाहिद सहारा होता है जो ब्लड लेकर आ रहा होता है। इन आर्टरीज़ को हम एंड आर्टरियोल्स बोलते हैं, एंड आर्टरीज़ बोलते हैं। और अगर ये क्योंकि ये एक ही सप्लाई करी है, एक ही आर्टरी एक ही ऑर्गन को सप्लाई करी है, जबकि हम पीछे देख कर आए थे पोटेंशियल के अंदर एक ही ऑर्गन को एक से ज़्यादा आर्टरी सप्लाई कर रही थी, तो अगर एक आर्टरी ब्लॉक हो भी जाती है तो दूसरे रूट से उसको ब्लड सप्लाई किया जा रहा था। लेकिन अगर मेन आर्टरी के अंदर जो एक आर्टरी आके दो में डिवाइड हो रही थी, अगर उस मेन आर्टरी के अंदर आ जाता था तो फिर एनास्टोमोसिस भी ब्लड फ्लो नहीं कर रहा था और इस तरह से सेल की डेथ हो रही थी। क्योंकि ये वाहिद इकलौती आर्टरी है जो सप्लाई कर रही थी, अगर इसका ओक्लूजन हो जाए, इसका ब्लॉकेज हो जाए तो फिर डेथ हो जाएगी। इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना जो है वो एंड आर्टरी की एग्जांपल है। इसके अलावा हमारे पास ये एंड आर्टरीज कुछ किडनी, स्प्लीन और ब्रेन के अंदर भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ वीनस एनास्टोमोसिस। दो वेन्स के बीच में जो है वो एनास्टोमोसिस होगा तो फिर वो हमारे पास वीनस एनास्टोमोसिस कहलाएगा। ये वेरी कॉमन होता है एंड दे एग्जिबिट वेरिएबल पैटर्न्स इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। डिफरेंट इंडिविजुअल्स के अंदर इनका डिफरेंट पैटर्न हो सकता है। इसकी एग्जांपल जो है वो क्या है कि डोर्सल वीनस आर्चेस ऑफ द हैंड एंड फुट जो है वो वीनस एनास्टोमोसिस की एग्जांपल है। ये आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आर्टीरियो वेनस एनास्टोमोसिस, एवी एनास्टोमोसिस, arteries and veins are connected with each other not only through the capillary network but also by the direct channels called the arteriovenous anastomosis। हमने देखा था कि आर्टरीज रीडिवाइड होकर स्मॉलर स्ट्रक्चर में जा रही थी और वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जो था वो कैपिलरीज था। ये कैपिलरीज फिर मिलकर वेन्यूल्स और इस तरह से मेजर स्ट्रक्चर वेन के अंदर जा रही थी। अब ये जो सिंगल वॉल्ड कनेक्शन है ये सिर्फ कैपिलरीज के थ्रू नहीं हो रहा बल्कि एक और स्ट्रक्चर के थ्रू हो रहा है जिसको हम आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस भी बोलते हैं। दिस आर्टीरियोवेनस एनास्टोमोसिस सर्व्स एज अ पाथवे फॉर शंटिंग आर्टीरियल ब्लड डायरेक्टली इनटू द वीनस सिस्टम नोन एज आर्टीरियोवेनस शंट्स। के आर्टीरियोवेनस शंट्स क्या होगा कि आर्टीरियल सिस्टम से डायरेक्टली ब्लड जो है वो फ्लो कर जाएगा इनटू द वीनस सिस्टम। सच टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज आर्टीरियोवेनस शंट। AV shunt contains a considerable amount of smooth muscle in their wall। अब ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है वो क्या करता है, अलाउ करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ देयर ल्यूमेन। इसके साथ साथ जब AV शंट जो है वो क्लोज हो जाएगा एंड ऑल द ब्लड पासिस थ्रू द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज व्हेन दे आर ओपन, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ आर्टीरियल ब्लड पासिस डायरेक्टली इनटू द वेन। कि AV शंट जो है वो क्लोज है और आपका जो कैपिलरी नेटवर्क है वो ओपन है, तो फिर जो है वो कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो ब्लड आर्टीरियल ब्लड का पास कर जाएगा डायरेक्टली इनटू द वेन। AV शंट जिस तरह से हमारे पास आर्टीरियोल्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे इन रेगुलेटिंग द लोकल ब्लड फ्लो, इसी तरह से AV शंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं टू रेगुलेट द लोकल ब्लड फ्लो और अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। किस तरह से, अभी हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास AV शंट्स जो स्किन के अंदर होते हैं वो क्या करते हैं, दे हेल्प टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर बाय कंट्रोलिंग द डिसिपेटिंग ऑफ हीट थ्रू द कैपिलरी ब्लड। किस तरह से होता है कि जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वार्म होगा तो दीज AV शंट्स बिकम क्लोज्ड टू अलाउ द इनहांस्ड ब्लड फ्लो थ्रू द क्यूटेनियस कैपिलरी बेड्स सो दैट द मैक्सिमम हीट कैन बी डिसिपेटेड फ्रॉम द स्किन सरफेस। अगर
बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो वार्म है, तो एवी शंट्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और इसके क्लोज होने की वजह से जो इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो है वो कैपिलरीज में चला जाएगा, और वहाँ से जो है वो एक्सचेंज होगा, मैक्सिमम हीट जो है वो रिलीज़ कर दी जाएगी फ्रॉम द स्किन सरफेस। ऑन द अदर हैंड अगर बॉडी के अंदर यानी अगर टेम्परेचर जो है वो बाहर ज़्यादा है, ठीक है, यानी कोल्ड टेम्परेचर है, तो फिर क्या होगा कि क्यूटेनियस एवी शंट्स जो होंगे वो ओपन होंगे टू डाइवर्ट द बॉडी अवे फ्रॉम द स्किन सरफेस, सो प्रिवेंट द हीट ऑफ लॉस फ्रॉम द बॉडी। फिर क्या होंगे, एवी शंट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और इस तरह से ब्लड जो है वो कैपिलरीज की तरफ कम फ्लो होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हीट को जो है वो प्रिजर्व कर लिया जाएगा विद इन द बॉडी। इसके अलावा स्किन ऑफ द ईयर एंड द पैड्स ऑफ द फिंगर एंड द टोज कंटेन अ स्पेशल एवी एनास्टोमोसिस विच इज सराउंडेड बाय अ कैप्सूल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द ग्लोमस बॉडीज। हैंड एंड फीट के एवी शंट के पास हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है, जिस इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ग्लोमस बॉडीज बोलते हैं, एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा हमारे पास एवी शंट की एक और एग्जांपल होती है, जो कि दीज आर फाउंड इन द म्यूकोजा ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है कि दे क्लोज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एंड they become open during the periods of the fasting to shunt the blood directly from the arteries to the veins। ये वो शंट्स हैं, एवी शंट्स, जो म्यूकोजा ऑफ द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होंगे। ये क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे ड्यूरिंग द डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन। अब इसके क्लोज होने की वजह से क्या होगा, इसके ये क्लोज क्यों हो रहे हैं, टू अलाउ द ब्लड टू फ्लो थ्रू द कैपिलरी बेड्स, ठीक है। ऑन द अदर हैंड स्टार्विंग जब फेज़ होगी, जब स्टारवेशन होगी, पीरियड ऑफ फास्टिंग होगा, तो फिर ये एवी शंट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो इनमें से पास करेगा। ये था आज का लेक्चर हमारा। चैप्टर नंबर 6 भी एंड हो गया। जो बात आपको नहीं समझ आएगी वो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।